तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 81 होने वाला है, जिसमें हम लोग मैथ के 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं और उसे बेहद ही आसानी से आपको बताते हैं कि कम समय में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है और उनका गुणनफल आपका 50 है, तो उनके वर्गों का योगफल बताइए। देखिए क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है दो संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या a माने और दूसरी संख्या b माने, तो दो संख्याओं का जो अंतर है वो आपका 43 है। उसके बाद इनका जो गुणनफल है वो आपका 50 है। तो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग बताइए। तो वर्गों का योग मतलब a² प्लस b² आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है आपसे a² प्लस b² तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जैसे ही आप वर्ग करोगे तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और 43 का आप वर्ग कर दोगे तो यहाँ पे जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab और इधर 43 का तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12, 12 दूना के 24 और यहाँ पे 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। जब आप इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा 1849। अब देखिए गुणनफल के नाम पर यहाँ ए बी है और ए बी का मान दिया है कितना, 50 दिया है, तो हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² माइनस, अब देखिए जब यहाँ 50 रखोगे तो 50 दूना कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और 100 को उस तरफ ले जाओगे तो 1849 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1949 और यही आपका सही विकल्प है। ठीक है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया है तो कौन सा विकल्प आपका सही है, 1949। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग इरेज करके क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं हम लोग और जब तक हम इरेज करते हैं तब तक आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। तो देखिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 24 सेमी लंबाई वाली जीवा पर 5 सेमी लंबाई वाला एक लंब खींचा जाता है। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से, ये रहा वृत्त और ये रहा केंद्र, कह रहा है वृत्त के केंद्र से 24 सेमी जीवा वाली, 24 सेमी लंबाई वाली जीवा पर एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कह रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि वृत्त के अंदर से यानी वृत्त के केंद्र से 24 सेमी लंबाई वाली जीवा पर 5 सेमी लंबाई वाला एक लंब खींचा जाता है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे वृत्त का व्यास हमसे पूछ रहा है तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, देखिए एक प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरा का पूरा कितना था, 24 सेंटीमीटर। जब 2 भागों में बांटेगा तो ये 12 होगा, ये 12 होगा। अब ये हो जाएगा आपका त्रिक से, जब आधार 12 है और लंब 15 है, चूँकि देखिए इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका बनेगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में त्रिक क्या चलता है कि यदि आधार 12 है और लंब आपका 5 है तो कर्ण कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। तो जो आपका कर्ण है वो है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है वृत्त का व्यास, यानी 13 का दोगुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी दिया है 26 सेंटीमीटर और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में, तब तक हम लोग इसे इरेज कर देते हैं और आप थोड़ा सा पेन पेपर लेकर बैठिए
और सॉल्व करिए हमारे साथ। 10 प्रश्न हम लोग आसानी से मिलकर सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। देखिए इसे हम लोग क्या कर देंगे, इरेज। उसके बाद बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न पर। 10 प्रश्न है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपया में बेचता है। यानी सोहन जो है वो क्या करता है, आपका 15% की हानि पर एक प्लाट को 2,55,000 रुपया में बेच देता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए। मतलब देखिए इस प्लाट की कीमत क्या रही होगी पता नहीं, लेकिन बेच कितने का रहा है, 2,55,000 रुपया का। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बेच रहा है। अब कितने की हानि होती है, तो जो उसका लॉस है वो कितने का है, तो 15% का, ठीक है। और अब वह उसे 10% का प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहता है, बदलना चाहता है 10% के प्रॉफिट में। तो उस प्लाट को कितने में बेचेगा, यानी फिर कितना पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है कि जो ये आपका सेलिंग प्राइस है उसको लिख लिया जाता है 2,55,000, उसके बाद गुणा का चिन्ह, उसके बाद कितने का लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ कमाना चाहता है वो, 10 का, यानी 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो 100 में आप 10 जोड़ दीजिए, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 + 10 बटा करिए कितने का उसको लॉस हुआ था, तो 15% का। तो 100 में से 15 को घटा लीजिए, यहाँ पे 15 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 110 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 85। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,55,000, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 110 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 85। अब देखिए अब 85 तियाँ जोन होता है वो होता है 255, यानी इसको जब काटेंगे तो 3 बेरियाँ में कट जाएगा। और 3 का जब 11 में गुणा करवाएंगे तो 11 तियाँ 33, यानी 33 हो गया। कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर, यानी ये 3,30,000 में क्या करेगा, उस प्लाट को बेचेगा, तब जाकर उसको कितने का लाभ होगा, 10% का। तो जो आपका उत्तर है आपका यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, वही आपका सही हो जाएगा, मतलब 3,30,000। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, इसे हम लोग इरेज कर देंगे। तो इसे हम लोग बहुत ही आसानी से इरेज कर देते हैं। देखिए अब जो चौथा प्रश्न है हमारा वो भी बहुत शानदार होने वाला है और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही आसान होगा, क्योंकि 10 प्रश्न आप सॉल्व करोगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाओगे और क्या करोगे, अच्छे से ट्रिक भी सीख पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य उसका क्या है पता नहीं, लेकिन क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य क्या करेगा, वो अंकित कर देगा। उसके बाद कह रहा है फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है। मतलब ये तो अधिक कर दिया, उसके बाद कितने का छूट दे रहा है, 35% का। यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। फिर कह रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या फार्मूला होता है आपका, वो होता है आपका यक्स, यहाँ पे -y माइनस यक्स वाई बटा के 100। ठीक है, यानी कितने का उसको लॉस हुआ, इसके लिए ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है। और ये कौन सा प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसी फार्मूले बैठाते हैं। ये है यक्स का मान और ये है वाई का मान। यहाँ पे जब बैठाएंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 35 माइनस यहाँ पे 30 गुणे 35 बटा के 100। अब ध्यान से देखिए 30 में से 35 घटाएंगे तो -5 बचेगा और यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10 मतलब 105। 105 में जब 10 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10.5 और 10.5 में जब माइनस जोड़ेंगे आप 5 को तो -15.5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी जो उसको लॉस होगा
वो 15.5% का होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? देखिए आपके ऑप्शन में डी जो विकल्प है वो दिया है 15.5% और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वें प्रश्न में और देखेंगे कि हमारा 5वां प्रश्न क्या है। और आपको पता है कि जब तक हम इरेज करेंगे आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग इरेज कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 5वां प्रश्न क्या है। देखिए कह रहा है कि एक धनराशि 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है। मतलब कोई धनराशि है 8 वर्ष और 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है आपका 200 रुपया है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यानी ब्याज की दर कितना है 10% वार्षिक है, तो मूलधन कितना है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज जो दिया है वो डायरेक्ट आप 200 लिखिए। उसके बाद जो दर दिया है आपका वो दिया है 10% और जो समय होगा यानी टाइम जो होगा 8 वर्ष और 10 वर्ष के बीच 2 साल का समय होता है, तो टाइम लिखिए 2 वर्ष। और जो मूलधन होता है उसको आपका पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज यानी 200 गुणे 100 बटा समय गुणे दर। तो समय कितना दिया है आपका 2 वर्ष और दर दिया है 100। अब ध्यान से देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे और 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 10 में करा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया। यानी जो मूलधन होगा वो कितना होगा आपका 1000 रुपया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 1000 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने 6वें प्रश्न में और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। तो चलिए 6वें प्रश्न में बढ़ते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जो हमारा 6वां प्रश्न है वो भी क्या है, बहुत ही शानदार है। देखिए कैसे। 6वां प्रश्न कह रहा है कि 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहले इसका अनुपात 4:7 था, इनमें क्या जोड़ा जाए कि इनका जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए। आपका विकल्प जो है वो दिया है 3, 1, 4 और 2। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको लिखेंगे 4/7 और हमको लाना क्या है 2/3 लाना है, तो ये जो आपका ऑप्शन दिया है मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, यहाँ पे डी कर लेते हैं। तो इन्हीं विकल्पों में से हम क्या चुनें कि आपका ये 2/3 बन जाए। तो अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पे चुनते हैं 2 को चुनेंगे तो कैसे, 3 को चुनेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, आएगा नहीं। 1 को चुनेंगे तो 5 हो जाएगा, वहाँ 2 लाना है, आएगा नहीं। 4 को चुनेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7 4 11 हो जाएगा, आएगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर डी बचता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 2 है। मतलब यदि इन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 7 2 9, काटेंगे तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि 2 दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा 6वां प्रश्न। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 7वां प्रश्न क्या है। और तब तक आप इसको अगर उतारना चाहते हैं या लगा रहे हैं बैठकर, तब तक आप उसे अपने से लगाते रहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। देखिए पेन पेपर लेकर बैठेंगे तो लगाने का जो आपका अंदाज है कुछ अलग होगा, और केवल वीडियो देख रहे हैं तब आपको में भी थोड़ा बोरिंग लग सकता है। क्योंकि देखिए मैथ ऐसा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका जब तक आप उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक वो आपको बोरिंग टाइप लगेगा, ठीक है। तो जब तक आप खुद से पेन पेपर लेकर लगाने नहीं बैठोगे तब तक आपको थोड़ा सा आनंद ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जब मैथ पढ़ा रहे हैं और कापी लेकर आप पेन लेकर लगाने बैठते हो तो आपको अलग आनंद आता है कि वाह बहुत अच्छा मैथ है, बहुत अच्छे से लग जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7वां है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ पे कह रहा है जो आपका सचिन है
उसकी आय दिलीप की आय से कितना है, 25% अधिक है। तो जो दिलीप की आय होगी सचिन का आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है पहले उसको लिख देते हैं। होता है यक्स, यहाँ पे 100 प्लस यक्स और यहाँ पे प्रतिशत लगा देते हैं, मतलब गुणा में 100 उसके बाद प्रतिशत। यक्स क्या है, ये प्रतिशत है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 और 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 गुणे 100 और यहाँ पे प्रतिशत, तो 25 पंचे 125 और 5 दूना के 10 मतलब 20%। यानी क्या उत्तर आपका आया 20%। तो जो आपका दिलीप की आय है वो सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 20% कम होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है 20%, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में और इसे हम लोग कर देते हैं इरेज। इसे हम लोगों ने कर दिया इरेज और हमारा जो 8वां प्रश्न है उसको हम लोग बहुत ही आसानी से देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है उसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के पास, यहाँ पर कहीं पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्योंकि इसको हमको लिख कर ही सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया है 132 भागे 12 गुणे यक्स माइनस 3 गुणे 3 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 4 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 1 की। उसके बाद कहा है जो यक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से कम होनी चाहिए और यक्स का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब 12 से 132 में भाग आप दोगे तो बचेगा 11 और यक्स गुणा करा लोगे तो 11 यक्स और 3 तरीका हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 पचे 25 और 6 चक 24। तो 25 में से 24 को घटाओगे तो 1 बचेगा। 1 प्लस यक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पे 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स और प्लस 10 बराबर 0 के। अब 10 का खंड इस तरीके से करना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 10 एक कम 10 हो जाएगा। अब देखिए जब 10 और 1 को जोड़ोगे तो 11 प्लस में होगा, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस माइनस का गुणा होगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा, मतलब गुणा करने पर प्लस 10 आ जाएगा और घटाने पर मतलब माइनस और माइनस को जब घटाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो हो जाएगा -11। यानी जो हमारा यक्स का मान होगा वो 1 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो 10 तो लेंगे नहीं, क्योंकि कह रहा है कि यक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से कम होनी चाहिए। तो क्या लेंगे हम लोग 1, यानी जो यक्स का मान होगा वो 1 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 1 दिया है और यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो भी बहुत ही शानदार होगा, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में। देखिए जो हमारा 9वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा है कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया जो है वो 1000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास बताइए, यानी कोई पहिया है इस तरीके का, वो कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 88 किलोमीटर, और कितना चक्कर लगाता है आपका, तो 1000 चक्कर लगाता है। तो इसके पहिए का व्यास आपको क्या कर रहा है बताना है, इसका व्यास आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए पहिया जब चलता है तो परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो वृत्त, ये एक पहिया वृत्ताकार होता है तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, और इसमें यदि हम चक्करों की संख्या का गुणा कर दें तो कितना किलोमीटर ये चला है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 88 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से गुणा करके। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44। अब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7 और यहाँ पे r, और ये हो गया आपका 44। 22 दूना 44 और 7 दूना के हो जाएगा 14, यानी r का मान जो है वो हो गया आपका 14 मीटर। यहाँ पे मीटर कर देते हैं इसको। ये तो त्रिज्या हो गई आपकी, लेकिन आपसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्यास।
तो जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। तो जो व्यास था हमारा डी हमसे पूछ रहा था, तो व्यास 14 का दोगुना कर देंगे कितना हो जाएगा 28 मीटर, यानी जो व्यास है हमारा वो 28 मीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो सी दिया है उसमें 28 लिखा है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। इसको तब तक इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए, इरेज कर दिए और देख लेते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न भी हमारा बहुत ही शानदार है और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है। कह रहा है आपका यहाँ पे हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो कह रहा है कि 10 वर्षों के बाद, देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि 10 वर्षों बाद ए की आयु बी की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी है, ठीक है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको लगा के रखे थे हम। देखिए कह रहा है कि 10 वर्षों बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी थी, दोगुनी हो जाएगी यदि अभी जो है ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पढ़ने में थोड़ा सा खिचड़ी टाइप हो गया होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझेंगे। कह रहा है जो ए है अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की आयु यदि हम यक्स मानेंगे तो ए कितना बड़ा है, उससे 9 साल बड़ा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है, यानी 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगा x + 19। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है वो 10 वर्ष पहले बी की आयु का दोगुना था, यानी 10 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु है बी का, 10 वर्ष पहले वर्तमान आयु से 10 साल पीछे जाएंगे तो बी की आयु x - 10 हो जाएगी। इसका दोगुना कौन है, ये ए है, तो इसी का हम लोग क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। तो जब दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 2x - 20। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर निकल कर आएगा 39 वर्ष, यानी जो b होगा उसकी वर्तमान आयु 39 वर्ष है और जो a है उसकी वर्तमान आयु 48 वर्ष है। लेकिन हमसे पूछ रहा था कि b की वर्तमान आयु बताइए, तो b की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने एसएससी जीडी के मैथ के प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको खुशी भी मिलती है कि हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं उसे आप लोग देख भी रहे हो और पसंद भी कर रहे हो। और कुछ भी आपका सवाल हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आपका सवाल पूछ लिया करो, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।